अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम का आज जो सारा दिन मुकदमा रहा, जिसको लेकर पाकिस्तान की सड़कों पर हमने देखा कि लोग सरापा एहतजाज नज़र आए, वो थी शटर डाउन हड़ताल, जो कि बिजली के बिल्स में जो एक नाकाबिले यकीन हद तक इजाफा हो गया है और अब आगे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें इजाफा होता चला जाएगा, जो कि तवक्को की जा रही है, जो कि हुकूमती जो ओहदेदारान हैं उनसे जब बात होती है तो वो कोई उम्मीद अफजा और हौसला अफजा बात नहीं करते। वो यही बताते हैं कि अन करीब ये इसमें इजाफा होगा और इसमें IMF की डील का बहुत जिक्र किया जाता है। सो अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रा थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि IMF की डील आखिर है क्या, और जो निगरान सेटअप है वो ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद आवाम को कितना रिलीफ दे पाएगा, और इलेक्शन अगर ताख़ीर का शिकार होते हैं और अपनी मुकर्ररा आइनी मुद्दत के अंदर अंदर नहीं हो पाते तो इसका पाकिस्तान की मईशत पर और घर घर में जो बजट इस वक्त ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका है उस पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून जनाब शरीफ साहब। आप माजी में हुकूमतों के साथ काम भी कर चुके हैं, आप गवर्नमेंट के सिस्टम को बड़ा अच्छे तरीके से समझते भी हैं। हारून साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप, मेरा ख्याल है, सबसे ज़्यादा पर्टिनेंट लोगों में आपका शुमार होता है कि जिनसे ये मामला डिस्कस किया जाए, कि आप हुकूमती मामलात को बड़ी गहरी उन पर नज़र रखते हैं। ज़रा ये बताइए कि ये जो शटर डाउन हड़ताल आज देखने को मिली मुल्क गिर सतह पर, इसका क्या इम्पैक्ट होता नज़र आ रहा है, और IMF की डील को हम ओवरस्टेट करते हैं उसका रोल या अंडरस्टेट करते हैं? जी, बहुत शुक्रिया मलिया। देखिए, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर आप पहली चीज को देखिए कि जो लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसे हम कहते हैं वो बढ़ रही है उनकी आमदन के हिसाब से बहुत ज्यादा, और उनके लिए गुजारा करना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है सफेद पोश तबके के लिए और नीचे के लिए। अब उसके अंदर तीन इसके अवामिल बहुत क्लियर हैं। एक तो यूटिलिटी बिल्स है जिसमें सरे फहरिस्त जो है बिजली है। उसके बाद कंटिन्यूसली हमारी फूड इन्फ्लेशन 30% से ज्यादा चल रही है। और तीसरा, जो लोग थोड़ा बहुत कर्ज लेते थे, शरह सूद जो है वो, अगर जो बैंक कर्ज देते हैं वो 25, 26, 27% पे चला गया। इन हालात के अंदर, और इंडस्ट्री क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन कर रही है और जॉबलेसनेस भी है, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, तो ये जो हड़तालें हैं ये उसका नतीजा है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके दो मेजर अवामिल हैं। खास तौर पे क्लासिक एग्जांपल हमारी यूटिलिटी बिजली के बिल्स हैं, जिसमें हुकूमत की पिछले कई सालों की पॉलिसी की नाअहली, इसके अलावा बिजली की चोरी, बैड गवर्नेंस, इन सब की जो कॉस्ट है वो अवाम को पास ऑन की जा रही है बिल की शक्ल में। तो अवाम का प्रोटेस्ट जायज है, लेकिन अब हमें हल की तरफ जाना है, और इसका जो हल है वो कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। इसलिए जो निगरान हुकूमत से एक्सपेक्ट करना कि ये कोई बिजली के पूरे जो हमारा सेक्टर है उसका स्ट्रक्चर बदल लेंगे, वो तो अनरियलिस्टिक है। हाँ, वो ये जरूर कर सकते हैं कि जो हुकूमत के गैर जरूरी अखराजात हैं, हुकूमत का साइज है, कुछ बहुत वेस्टफुल प्रोजेक्ट्स हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, जबकि हुकूमत के पास बजट में पहले ही खसारा बहुत ज्यादा है। इनको चाहिए कि उनको रोक के जो हमारा नीचे का तबका पिस रहा है उसको एक इमीडिएट रिलीफ दे, और एक प्लान बनाए एक्सपर्ट्स के साथ मिलके अगली हुकूमत के लिए कि जनाब ये एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है, इसको ठीक करने के लिए हमारे हिसाब से ये गाइडलाइंस है। तो ये तो लोगों की प्लाइट का ये जवाब है। दूसरी चीज आपने बड़ी दिलचस्प की है। देखें, जब कोई सियासतदान IMF को ब्लेम करता है तो मुझे समझ आती है, क्योंकि वो एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल गेम खेल रहे होते हैं, अपने ऊपर वो ब्लेम नहीं लेते, अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं। लेकिन जब एक टेक्नोक्रेट जो बिल्कुल समझते हैं और वो कहते हैं कि हमारे IMF की वजह से हाथ बंधे हुए हैं, तो उस पे मुझे थोड़ा तज्जुब होता है। देखिए, हमारे क्रॉनिक जिसकी वजह से हम IMF के पास बार बार जाते हैं, वो दो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं। एक ये है कि हमारी बैरूनी अदायगियों
में बहुत अदम तवाज़ुन है, डॉलर्स नहीं है और हम इंपोर्ट बहुत करते हैं। दूसरा ये है कि हम अपने जो इनकम है उससे कहीं ज्यादा खर्चते हैं और बजट का खसारा बढ़ जाता है। हम रेकलेसली बोरो किए जाते हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। बिल्कुल। IMF कहता है कि आप बजट का खसारा एक 4 से 5% की रेंज में रखें और अपनी एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से मैच करें। IMF आपको ये नहीं कहता कि बिजली का यहां से बिल बढ़ा के वहां ले जाएं। वो कहता है डिस्टॉर्शन ये है कि आप महंगी बिजली बना रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से और सस्ती बेच रहे हैं। या तो आप कहीं और से पैसे ले आए, लेकिन अब आप मजीद कर्ज लेके इसको पे ऑफ नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आपकी जो इलीट है वो अपना तर्ज जिंदगी ना बदले और हमसे कहे कि जी हम मजीद कर्ज लेके लोगों को रिलीफ दे दें। अब पाकिस्तान अपना ना टैक्स का बेस बढ़ाता है, ना अपना खर्च कम कर पाता है और हम ब्लेम करते हैं कि क्योंकि IMF हमें करने नहीं दे रहा रिलीफ तो हम नहीं दे पा रहे। ये इसका एक सादा अल्फाज में जवाब है। बिल्कुल सही। अच्छा हारून साहब, अब ये IPPs का जो मामला है, आपने बजा फरमाया कि IMF ये तो नहीं कहता किसी भी हुकूमत को उंगली पकड़ के कि चलो आओ अब बिजली के बिल बढ़ा दो या पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दो, इतना नहीं इतना पर लीटर होना चाहिए। ये डेफिनेटली एक ले मैन को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो ये बात की जा सकती है कि जी IMF ने हमें कहा है तो हम ये कीमत बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो आपकी तरह के प्रोफेशनल लोग हैं, who've been there, done that, वो तो नहीं इन बातों को बाय करेंगे। लेकिन ये फरमाइएगा कि अब ये जो IPPs का मामला है, जो आपने भी बिल्कुल दुरुस्त इसकी निशानदेही फरमाई कि आप गलत आपके जो बिजली के मुआहदे कर रखे हैं, महंगी बिजली पैदा करते हैं, अब वो क्यों अवाम पे उसका बोझ पड़ रहा है और इससे किस तरह से खुलासी किस तरह इससे मुमकिन है? जिस तरह अब आज़ाद कश्मीर में आपने देखा कि बेशुमार ऐसे घर हैं जहां से लोगों ने निकल कर बिजली के बिल जला दिए और उनकी शिकायत जायज़ भी है कि हम 5 रुपये फ़ी यूनिट पैदा करें बिजली, लेकिन हम पे करें 50 रुपये फ़ी यूनिट से भी ज़्यादा। कराची में, सिंध में और जो दीगर मुल्क के हिस्से हैं वहाँ पर जो लाइन लॉसेज हैं उनका सारे का सारा ज़िम्मा कश्मीरियों पर भी आता है। तो ये जाहिर उनकी शिकायत तो जायज़ है, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को ये IPP से किए गए नाजायज़ मुआहिदों से कैसे जान छुड़ाई जाए और AJK के मसले को कैसे एड्रेस किया जाए? जी देखिए, हमारा 3 हिस्से हैं बिजली बनाने के और डिस्ट्रीब्यूशन के। पहला जो IPPs का हिस्सा है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स का, वो बिजली बनाने जनरेशन में आते हैं। उसके 3 हिस्से पास ऑन किए जा रहे हैं। एक तो ये है कि 63% बिजली इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल से बनती है। बिल्कुल। जब हम इंपोर्ट करते हैं तेल की कीमत ऊपर जाती है तो बिजली की कीमत बढ़ जाती है। दूसरी चीज ये है कि हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है जिसको हम कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, जो आपकी कैपेसिटी है हुकूमत बाउंड है कि डॉलर्स में उसको रीपे करेगी। तीसरी और वो फिक्स्ड है और वो तो यहां पर जो है बैकडोर पहले भी हो चुका है, इसके ऊपर स्टडीज भी हो चुकी है। आई थिंक हमें IPPs के साथ बैठ के ये जो कैपेसिटी पेमेंट का मसला है इसको हल करने की जरूरत है कि ये डॉलर बेस्ड हम नहीं दे सकते। पोस्ट कोविड सूरत हाल बदल चुकी है और आप इसको रपो में लें और बल्कि इसको रिव्यू करें। अब आप पाकिस्तान पे रिस्क लें, हुकूमत क्यों गारंटी करे एक कमर्शियल प्रोजेक्ट को? बिल्कुल। इन प्रिंसिपल जब कोई बिजनेस करता है उनको हमारी मार्केट पे रिस्क लेना है। जब हुकूमत 100% प्रॉफिट गारंटी करती है तो हम वहां फंसे हुए हैं। अब ये हम क्यों नहीं कर पा रहे? इसकी 3 वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि IPP के जो बहुत से ओनर्स यहां बैठे हुए हैं उनका पब्लिक पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था, मैं इन्वेस्टर्स को लेकर आया जो कि बिल्कुल तैयार थे ऑल्टरनेट एनर्जी और बड़े सोलर के यहाँ प्रोजेक्ट लगाने के लिए, लेकिन हमें कहा गया कि जी हमारे पास पावर डिवीजन के पास अभी तक कोई टैरिफ की ऑल्टरनेट एनर्जी की पॉलिसी नहीं है और उस पॉलिसी को ये IPP ओनर्स के प्रेशर में वो डिले करते गए। सो एक तो पॉलिसी पे उनका जो जिसको हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं उसका प्रेशर है। दूसरी चीज हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस है, क्योंकि हुकूमत के ज्यादातर अफसरान को इन टेक्निकल चीजों की समझ नहीं है। वो प्रिटेंड जरूर करते हैं लेकिन उनको चाहिए कि एक्सपर्ट्स के लिए स्पेस खोले। सही। जहां बड़ा लॉस आ रहा है वो ट्रांसमिशन का आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन में चोरी का आ रहा है।
और वो भी बैड गवर्नेंस है क्योंकि हुकूमत ने मेरिट के ऊपर लोग नहीं लगाए हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे नहीं बनाए हुए हैं, उनको टारगेट्स नहीं दिए। अब ये सारे लॉसेस मिला के हम क्लाइंट के ऊपर फेंक रहे हैं और उसके ऊपर हम टैक्सेस भी ऐड कर रहे हैं ऑन ए लाइटर टोन। अभी तक हम एक टेलीविजन की फीस भी बिजली के बिल में लेते हैं जी, रेडियो की भी शामिल हो गई है। नहीं चल सकती। अब हुकूमत को, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, अपना खर्च कम करें और इन बिल्स को डिफर करें कि जी आप 6 किस्तों में दे दें। अदरवाइज जो लोगों का गम और गुस्सा है वो जायज है और हमें इसके ऊपर कुछ इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स के साथ बिठा के एक गेम प्लान जल्दी से जल्दी अनाउंस करना चाहिए। अच्छा, ये हारून साहब ये बताइए कि बाहर के ममालिक में हम देखते हैं, यूके, यूएस और दीगर जो मगरबी ममालिक हैं, वहाँ पर प्रीपेड सिस्टम भी होता है बिजली के इस्तेमाल के हवाले से। जिस तरह यहाँ पे फ़ोन के कार्ड से मैं आम आवाम के लिए बता दूँ कि जिस तरह आप 100 रुपये का कार्ड ख़रीदते हैं किसी भी टेलीफोन नेटवर्क का, तो उसमें हम देखते हैं कि आपको पता होता है कि 100 रुपये का कार्ड इस्तेमाल करेंगे, पहले पे कर दिया, पता है कि 100 रुपये का ही इस्तेमाल करना है। सिमिलरली बिजली भी इसी तरह बाहर के ममालिक में प्रीपेड सिस्टम पे चलती है। पाकिस्तान में कोई ऐसा तरीका नहीं हम ला सकते कि जिससे प्रीपेड कोई तरीका लोगों को भी पता हो कि जी 300 यूनिट्स या 600 यूनिट्स महीने के यूज़ होने हैं, ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो? जी हारून साहब, देखिए, हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ साल पहले इंडिया ने अपनी जो पावर सेक्टर था उसको रिफॉर्म किया और उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी उनको प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन में डाल दिया। अब जो बिजली बेचने की कंपनीज है उनका कंपटीशन है। अब अगर किसी वक्त उनके पास सरप्लस बिजली आती है तो वो रेट कम कर देते हैं और आपको ये सुन के शायद हैरानी हो कि वहां पर आप फ्यूचर की बिजली एक प्री डिटरमिन्ड रेट पे, जैसे स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होता है, उनका एक ट्रेडिंग हाउस है, फ्यूचर की बिजली जो प्रीपेड की बात कर रही है अभी से खरीद सकते हैं। अच्छा, अब ये रिफॉर्म लोगों ने कर लिए हैं। हमारा मसला ये है कि हर काम में देयर इज टू मच गवर्नमेंट को अब बैक सीट लेके कुछ मार्केट के प्रोफेशनल्स को लेट गो करने की जरूरत है। लेकिन आई एम अफ्रेड कि ये प्लान तो केयर टेकर कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के जब तक एक इलेक्टेड पोस्ट इलेक्शन हुकूमत नहीं आएगी तब तक इसकी बाय नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये 3 से 5 साल का प्रोसेस है। बिल्कुल। अच्छा, और इसमें इलेक्शन में जो ताखीर के हवाले से बात की जाती है, जो पहले चल रहा था कि शायद अप्रैल तक मामला लटक जाए इलेक्शन का, अब मेरे भी ज़राए ने बताया, चिड़िया ने थोड़ा सा मुझे भी बताया है कि फरवरी पे कुछ स्टेक होल्डर्स आपस में आमादा हो गए हैं कि फरवरी 2024 तक इलेक्शन करवा दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली मार्च में आपका आधा सेनेट वैसे ही खाली हो जाएगा, तो वो पूरा बड़ा एक केओटिक सिचुएशन हो जाएगी अदरवाइज। अब अगर फरवरी तक चला जाता है मामला, तो हारून साहब जैसे आपने बजा फरमाया, आइन तो इवन पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स का इख्तियार नहीं देता निगरान सेटअप को। ये अलग बात है कि पंजाब केपी में पिछले कई माह से जो वो ओवरबोर्ड जा रहे हैं अपने इख्तियारात से, लेकिन इसमें अगर इलेक्शन फ़र्ज़ किया फरवरी तक भी जाता है, तो अभी तो सितंबर शुरू हुआ है, तो ये हालात हैं, तो क्या ये अगले 6 माह पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकेगा इस तरह के केओस का? जी देखिए, इसमें 2-3 चीजें समझने की हैं हम सब के लिए। पहली चीज तो ये है कि इलेक्शन का डिले या पहले या बाहर होना, ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में डिबेट होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन ना, ये तो एक ऑटोमेटिक चीज है, लेकिन हमने एक बेयकीनी की फिजा खुद बनाई है। अभी भी ये चाहिए ईसीपी और केयर टेकर्स को कि फरवरी में भी करना हो, उसकी डेट अनाउंस करें और फिर वर्क बैकवर्ड्स और दुनिया को पता चले कि इनके पास 5 माह है, उसके अंदर इनके पास ये पावर्स हैं, ये काम कर सकते हैं। ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ना, ये इन्वेस्टर के लिए दुरुस्त है। आप देख रही हैं रूपी डॉलर पैरिटी कहां जा रही है। बिल्कुल। इसमें स्पेकुलेटर्स आ जाते हैं। इंटरनेशनल ना बायलैटरल कंट्री आपके साथ फैसला करेंगे, क्योंकि उनको पता है कल को फेसेस बदल जाएंगे, ना आपके साथ मल्टीलैटरल इदारे काम करेंगे। हमें चाहिए कि गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म करें और एक क्लियर सिग्नल दें। अब ये 5-6 माह मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, टेक्निकली तो इनके ऊपर सियासी दबाव नहीं है, न्यूट्रल गवर्नमेंट है, इनको एक्सपर्ट्स की स्पेस क्रिएट करके इसको हैंडल कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही। अभी तक मुझे जो नजर आ रहा है कि
कि कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है, कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। आई होप दे गेट ओवर इट सूनर और 2-3 तरजीहात पे फोकस करें, ना कि ये इंप्रेशन दें कि ये हुकूमत जो है ये कोई लॉन्ग टर्म सोच रही है। बिल्कुल सही। अच्छा हारून साहब, अब आखिर में एक तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहूँगी आपसे, जो कि आपसे बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और जैसे आपने IMF के हवाले से बजा फरमाया कि ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, किसी की भी हुकूमत आ जाए, कोई भी आप वज़ीर ख़जाना ले लें, वो इस पॉलिटिकल प्रेशर में होते ही हैं कि किसी तरह अपने जो फैसले हैं उनको IMF की छतरी तले थोड़ा सा दिखा के अवाम से कोई मार्जिन ले सकें, पॉलिटिकल मैनूवरिंग कर सकें। सिमिलरली जो प्राइवेटाइजेशन का मामला है कि जो हमारे सफ़ेद हाथी इस वक्त नहीं डिलीवर कर पा रहे, बल्कि उल्टा वो कौम की जेब पर बोझ बनकर बैठे हुए हैं। प्राइवेटाइजेशन किस हद तक दुरुस्त है अगर सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, और प्राइवेटाइजेशन की राह में क्या रुकावट है, और आप क्या समझते हैं कि अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाए ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं इनमें से कुछ को ही, तो इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है मईशत पे? देखिए मलिया, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक टूल है इसको हल करने का। पॉलिसी डिसीजन ये है कि आया हुकूमत को कारोबारी इदारे चलाने चाहिए या नहीं। ठीक है ना जी? बिल्कुल। दुनिया का ट्रेंड ये है कि ना जो हुकूमत अपनी मिनिस्ट्रियां नहीं चला सकती, वो कारोबारी इदारे क्यों चलाएगी? तो आपके सामने उसका नतीजा नजर आ रहा है। जी 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 जी। अब ये इसके बहुत से हल हैं। पहला डिसीजन तो जो सियासी है वो ये है कि हमने अब से फ्यूचर में कारोबारी इदारे नहीं चलाने हैं। उसके लिए मुल्कों ने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की है, उन्होंने इन इदारों को कॉन्ट्रैक्ट आउट किया है, उन्होंने कॉर्पोरेटाइज किया है और प्राइवेटाइज भी किया है। अब वो हर हुकूमत की जो एक जमीनी हकायक हैं, नतायज मिक्स्ड हैं सबके, लेकिन जहां भी हुकूमत ने स्टेप बैक कर लिया है और प्रोफेशनल्स को चलाने दिया है, वो मुल्क में आगे बेहतरी और प्रोग्रेसिव ग्रोथ की तरफ गए हैं। जो मुल्क इसको इनएफिशिएंटली अपने फैमिली सर्वर के ऊपर बैठे हैं वो नहीं चला पाएंगे। मेरी राय ये है, आप देखिए कि जैसे प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, ये कभी मलिया वजारत नहीं होती थी। हमने वहां पर एक वजीर बिठाया सिर्फ झंडा लगाने के लिए, इसको मिनिस्ट्री बनाया। इसके बाद हमने उसको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को दिया कि आप सारे ब्यूरोक्रेट्स को भर्ती कर दे। ये टेक्निकल स्पेसेस बनाई गई थी कि ये मिनिस्ट्री ना हो, ये ऑक्शन हाउस है और ये जिसका काम है उनको करने दिया जाए। मेरी राय ये है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा इवन प्लानिंग कमीशन, ये कभी वजारतें नहीं थी। आप इनको प्रोफेशनल्स को दीजिए, ये जिसके लिए इनके कवानीन बनाए गए हैं, उनको टारगेट दें और उनसे कहें कि हमने अब ये कारोबार नहीं करना। आप ना सिर्फ सोल्यूशन दें बल्कि उसको 5 साल में इंप्लीमेंट करें। अगर आप नहीं करेंगे तो विल होल्ड यू अकाउंटेबल। बिल्कुल ऐसे ही ये काम बाकी ममालिक में हुआ है, वियतनाम में हुआ है, मलेशिया में हुआ है, और हमें इसको फॉलो करना चाहिए। जो हमने कैप्चर कर लिया है पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक, ये उसका नतीजा है जो अवाम भुगत रही है। और आखिरी क्वेश्चन हारून साहब, आपसे इजाजत लेने से पहले आखिरी सवाल, जैसे आप इसी से रिलेटेड सवाल जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट की ये बात कि वजारतों को ये प्रोफेशनल काम, टेक्निकल काम ना दिया जाए, वरना फिर वो क्या है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मैं पहला जो उसका हिस्सा है वो नहीं पढ़ती शेर का, लेकिन इतना ज़रूर कह देते हैं कि अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, और वो नज़र आ रहा है अंजाम गुलिस्तां। ये बताइएगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर हुआ करता था पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, जिसका नुकसान हमेशा से होता आया कि जो फिगर फजिंग करना चाहती थी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो दिल खोल के करती थी और अपनी मर्जी के स्टैट्स जो थे वो PBS के ज़रिए शाया करा दिए जाते थे। पिछली जो PTI गवर्नमेंट थी उसने इसको ख़त्म किया और आज़ाद कर दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री से। इस तरह के 1-2 कॉन्क्रीट स्टेप्स और क्या हो सकते हैं जिनसे सिस्टम में शफाफियत आ सकती है? बस लास्ट क्वेश्चन जी। पहली चीज तो ये है कि अगर हमने इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाना है तो ये तो एक इदारा है। हमें हर की प्रोफेशनल इकोनॉमिक मैनेजमेंट के इदारे को, प्रोफेशनल्स को दे के पॉलिटिशियंस को ये चीजें डेलीगेट करनी पड़ेगी। अभी मलिया एक माइंड सेट है
कि आप प्रोफेशनल इदारा बनाते हैं, इसके बाद क्वाइटली ब्यूरोक्रेसी उसको कैप्चर करके अपने रिटायर्ड अफसरान को वहीं बिठा देती है। बिल्कुल। होता यह है कि एट द एंड ऑफ द डे उसकी इंडिपेंडेंस फिर कंप्रोमाइज हो जाती है और वही पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की दुकान बन जाता है। अब हमें ये डेमोस्ट्रेट, इसीलिए स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस के लिए हमारी एक IMF की कंडीशन लगानी पड़ी, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं। अब ये टाइम आ गया है कि हम ये काम, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं, ये जो SIFC बनी है, एक पावरफुल बॉडी है, इनको ये चाहिए कि 4-5 की इदारे, स्टेट बैंक, FBR, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये वो इनको आप इंडिपेंडेंट करके मार्केट फर्म से कहें, HR से, कि बेस्ट पॉसिबल प्रोफेशनल लाएं, ना कि हुकूमत के सेक्रेटरी बैठ के इंटरव्यू करके अपने किसी बंदे को लगा दें। हमारी आधी प्रॉब्लम अपना बंदा लगाने की है। बंदा। सो अगर हम ये करेंगे तो मार्केट्स को कॉन्फिडेंस आएगा और हमारी एक सिमत पे एतबार आना शुरू होगा और ट्रस्ट डेफिसिट से हम आहिस्ता आहिस्ता निकल पाएंगे। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आपने नाज़रीन हारून साहब का इंसाइटफुल एनालिसिस सुना। उसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जिस पे हम अक्सर बात करते हैं कि ये क्या बात हुई कि एक सेक्रेटरी साहब जो हैं वो आज अगर किसी एक वजारत में हैं तो कल एक बिल्कुल एक उससे मुख्तलिफ वजारत जिसमें उनका कोई तजुर्बा नहीं होगा, उसमें उनको पोस्टिंग उनकी कर दी जाएगी। और जब उनको आहिस्ता आहिस्ता उस वजारत की समझ आनी शुरू होगी तो साथ ही हम देखेंगे कि तीसरी वजारत में उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो ये भी एक नुक्ता नज़र है। इस पर इंशाल्लाह किसी अगले प्रोग्राम में डिटेल में भी बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से और प्रोफेशनल से कि इसका क्या हल निकाला जाए कि जिसका काम उसी को साझे। इस पे कब पाकिस्तान काम करेगा। अभी नाज़रीन यहाँ पे वक्त, तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और बहुत ही अहम इशू पे बात करेंगे। जैसे रिसेंटली मोहतरम जस्टिस मियाँ गुल हसन ज़ेब साहब ने, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बिल्कुल एक अपनी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन का इजहार किया 2-3 दिन कबल कि 2023 का साल पाकिस्तान के अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने के हवाले से एक तारीक साल है। इंतज़ामिया ने इस साल में बहुत मायूस किया है, अदालती अहकामात को बड़ी बेदर्दी से फ्लाउट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को ही फ्लाउट करती चली गई इंतज़ामिया। क्या वफाकी सतह पर और क्या सूबाई सतह पर, इस इशू पे ज़रा बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जहां एक तरफ पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल हमने आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में देखी, महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, तो वहीं जब महंगाई का हल ढूंढने की कोशिश की जाती है, महंगाई के तोड़ की बात की जाती है, तो फिर अवाम की निगाहें दौड़ती हैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की जानिब कि जिसको अवाम पूछ सके, उनको रोक के, उनका रास्ता रोक के पूछ सके कि हमारे बिल इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, आपने वादे क्या किए थे और अब आप डिलीवर क्या कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि केयर टेकर गवर्नमेंट है, जिससे ऑब्वियसली उनका ये शिकवा तो जायज़ है कि वो यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं, देयर इज ओनली सो मच दैट दे कैन डू। लेकिन फिर भी इसमें अवाम बेचारी क्या करे। अवाम का तो कसूर नहीं कि जो आईनी बहरान इस वक्त हम देखते हैं, अदालतें कोई हुक्म करती हैं, इंतज़ामिया अपनी कोई मर्जी करती है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया। जैसे हम बात कर रहे थे कि जस्टिस औरंगज़ेब ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि साल 2023 अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने के एतबार से तारीख तरीन साल मालूम होता है। बात करते हैं जी, हमें ज्वाइन करें इस सेगमेंट में चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल जनाब हसन रज़ा पाशा साहब। पाशा साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो अभी मैंने जज साहब की ऑब्जर्वेशन का भी हवाला दिया और जो ओवरऑल इस वक्त अवाम में एक तशवीश पाई जाती है कि कोई किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करता हो और ये पेशियां या ये सज़ाएं ये किसी भी लीडर की हों, ये सिलसिला तो बड़ा ख़तरनाक है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत एक हुक्म करे जबकि इंतज़ामिया बिल्कुल दूसरी तरफ चल पड़े। क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, गुज़श्ता कई महीनों से हमने ये देखा कि अदालत कोई हुक्म करती है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको खातर में नहीं लाती और बिल्कुल उसके उल्ट चलती है। अभी कल ही आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जज साहब ने साबिक वज़ीर आला को बेल कर दी और साथ ये कहा कि इनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। अब बेल तो कर दी, चूंकि ये अदालत का इख्तियार था, वो कर सकते थे, लेकिन आगे जो उन्होंने ब्लैंकेट रिलीफ दे दिया कि किसी भी मुकदमे में इनको गिरफ्तार ना करें, तो ये भी एक, मैं समझता हूँ कि
ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिसकी इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन ना हो सके। तो ये अदालतों को भी देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और इवन अदरवाइज जो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उनको उठाया गया, घर जा रहे थे, घर के करीब पहुंचे, दरवाजा खोल के, डीआईजी ऑपरेशन साथ हैं, उनकी ड्यूटी कोर्ट ने लगाई कि आपने इनको घर तक छोड़ना है, लेकिन रास्ते में उनको जबरदस्ती उठा के और वो फिर दूसरी गाड़ी में मुंतकिल कर दिया, और नहीं पता चल रहा था कि पंजाब की पुलिस है, इस्लामाबाद की पुलिस है या कहाँ की है। तो ये सारी चीजें हैं। मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब, मोहतरम जज साहब हैं, उन्होंने ठीक पॉइंट आउट किया, लेकिन साथ उनको ये भी देखना चाहिए था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही एक इसी तरह का ऑर्डर चेयरमैन पीटीआई को रिलीज दिया गया कि इनको आइंदा अगर किसी में एफआईआर में नाम आता है या इसके बाद भी दर्ज होती है तो उसमें भी इनको बेल, ये इस किस्म का यूनिक किस्म का ये रिलीफ है जो आम किसी आदमी को नहीं मिलता। तो इस पे फिर अमल दरामद होना यकीनन एक मुश्किल काम है। ये भी कोई इस तरह अच्छा शगुन नहीं समझा जाता कि अदालतें इस किस्म की रिलीफ दें जिन पे इम्प्लीमेंटेशन इंतजामिया के लिए मुश्किल हो जाए। जी अच्छा, हसन रजा पाशा साहब ये बताइए कि इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि जाहिर है कि आप आइन और कानून की बात सारा दिन होती है और जहां सारा दिन आपको लोग पूछते हैं सवाल कर करके, तो इस वक्त अब हमारी बारी है, हम आपको थोड़ा सा तंग करते हैं। इलेक्शन के हवाले से बताइए कि ये एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बहस चल पड़ी है और ये शायद हम तो अपने होशो हवास में पहली मरतबा ऐसी बहस देख रहे हैं कि जहाँ पर जो सिस्टम हमेशा से माजी में बड़ा क्लैरिटी के साथ चलता हुआ देखते आए कि इलेक्शन डेट किसने अनाउंस करनी है, कब इंतखाबात होने हैं, अपने वक्त पर होने हैं, ठीक है माजी में मार्शल लॉ भी लगे, लेकिन ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी का फुकदान कभी देखने को नहीं मिला जो आज देखने को मिलता है कि एक पार्टी कह रही है कि जी प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है आर्टिकल 48 के तहत, जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट की तरमीम का हवाला दिया जा रहा है 2017 की तरमीम का कि जो है इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल इख्तियार है। तो इस बहस में आपका नुक्ता नज़र क्या है आईनी तौर पे? देखिए, इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 में अमेंडमेंट हो गई है। साबका हुकूमत ने, साबका पार्लिमान ने ये अमेंडमेंट की कि जहाँ पे पहले ये इख्तियार था कि सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मशावरत के बाद डेट अनाउंस कर सकते थे, वो उनका जो इख्तियार है वो ख़त्म कर दिया और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दे दिया गया कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस की करेगा। लेकिन जब ये आप अगर इस सेक्शन को पढ़ें, सेक्शन 57 को, तो स्टार्ट में ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसको कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे बना दिया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन से आइसोलेट करके आप इसको नहीं पढ़ सकते। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल 48 सब क्लास 5 है जिसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन अनाउंस करेगा। तो ये चीज़ अब आप देखें कि जब ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में आपस में कंपैरिजन करें तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है और ऑर्डिनरी लॉ उस पर प्रिवेल नहीं करता। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ही अनाउंस करनी है और स्केड्यूल आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देना है। लेकिन अब आप देखें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनको क्या ज़रूरत थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखने की, जी आप आए और मेरे साथ मीटिंग करें, और फिर आगे से जो इलेक्शन कमीशन ने उनके साथ बिहेव किया कि बजाय इसके कि एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली शख्सियत है और प्रेसिडेंट है, वो आपको बुला रहे हैं, आप आए, उन्होंने जाना गवारा नहीं किया और लेटर लिख दिया जी कि हम नहीं मिल सकते आपके साथ। तो ये बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक और जो है वो काम किया कि वो लॉ मिनिस्ट्री को लिख दिया जी आप मुझे इस पे गाइड करें। तो ये प्रेसिडेंट साहब का भी जो किरदार है मुझे तो बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है कि जब आपके पास पूरा एक सेल है, लीगल सेल है, तो वहाँ के जो इंचार्ज हैं वो जहाँ वहाँ के जो इंचार्ज हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, बड़े सीनियर बंदे हैं। आप उनसे राय लें, वो आपके एडवाइजर हैं इस साइड पे, उनसे
राय या उनसे मशवरा करने के बजाय आप वजारत पहले कानून। इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं, फिर लॉ मिनिस्ट्री को लिख रहे हैं, तो ये लग रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले में कोई अजीब सी कैफियत और कशमकश में है। क्लैरिटी उनमें भी नहीं आ रही, और क्लैरिटी अगर है भी तो वो इसको जानबूझ के लिंगर ऑन कर रहे हैं। लगता है कि किसी को खुश कर रहे हैं और किसी को राजी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हसन रजा पाशा साहब, जैसे आपने वजह फरमाया, क्योंकि मेरा अगला सवाल मैं आपसे एग्जैक्टली यही पूछने वाली थी कि जब इलेक्शन एक्ट की किसी तरमीम की बात आ जाए या किसी शिक की बात आ जाए, और जब वही सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें आर्टिकल उसकी जो शिक नंबर 57 है उसमें ये दर्ज है, तो आइन प्रिवेल करेगा या शिक प्रिवेल करेगी? तो आपने सही फरमाया कि आइन प्रिवेल करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। लेकिन अब इसका हल क्या नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि वही बात कि एक तरफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन मौजूद है और दूसरी तरफ अब ये तो सोशल मीडिया की दो जो है वो ताकतों का और आवाज़ों का आपस में मुकाबला है। तो आपको ये जो अब खबरें शायद आप तक भी पहुंची हैं, और यकीनन आप तो मुझसे कहीं ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है माशाल्लाह, फरवरी 2024 की आवाज़ लग रही है कि जनवरी का आखिरी हफ्ता या फरवरी का पहला हफ्ता गालिबन इलेक्शन का हो सकता है। तो उस सिलसिले में भी तो आप निकल ही जाएंगे ना 90 दिन की आईनी मुद्दत से बाहर, उसका फिर क्या है? और आर्टिकल 6 लग सकता है किसी पे? 90 दिन की आप उस जो मुद्दत है उससे बाहर एक दिन भी आगे जाएंगे तो ये आप पे इसकी जो है इम्प्लीकेशन और इसके जो है असरात वो आपको फेस करने पड़ेंगे। और जहाँ तक हमारा तल्लक है, हम 5 तारीख को ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल में। वहाँ पे हम मुश्तरका लाया अमल तमाम जो मुंतखब क़यादत है वो तशरीफ़ लाएगी और मुतफ़िका लाया अमल वहाँ पे बनाएंगे कि हमने एज इदारा पाकिस्तान बार काउंसिल ने क्या करना है। उसकी वजह ये है कि जो मुझे लग रहा है अब कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही मामला जाएगा, ये अदरवाइज ये सेटल होने वाला नहीं है। और दिन ब दिन जो है वो गुजरते जा रहे हैं और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने, आपने देखा होगा कि डिलिमिटेशन का काम शुरू ही नहीं किया। अभी वो मशावरत कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। ठीक है, मशावरत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन साइड बाय साइड आप डिलिमिटेशन जारी रखें। टाइम क्यों वेस्ट किया जा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। और एक और चीज आपने रियलाइज की होगी कि कोई भी इलेक्शन के हवाले से किसी जगह पे, किसी शहर, किसी कस्बा, किसी गांव में कैंपेन नहीं शुरू हो रही, और तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं या कैंडिडेट्स हैं मुतवक्को, वो गोमगू का शिकार है और उनको कोई समझ नहीं आ रही कि हाउ टू स्टार्ट विद कैंपेन। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। मुझे भी नहीं लग रहा कि इलेक्शन कमीशन, और अगर डिलिमिटेशन वाले पॉइंट को लेना है तो फिर मामलात अदालतों में जाएंगे, उनके चैलेंज होंगे इलेक्शन कमीशन में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये तो 6 या 8 महीने से पहले होने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। और ये जो IMF के प्रोग्राम जो अभी ऑनगोइंग प्रोग्राम है, इससे भी कई लोग अपने तज्जिए में जोड़ रहे हैं इलेक्शन के कंडक्ट किए जाने को, कि ये निगरान हुकूमत के होते होते IMF का प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट करवाना है और ये करना पड़ेगा, IMF का प्रेशर है। इस्लामाबाद में तो बड़ी ये गॉसिप चल रही है कि IMF जी मलिया, आप देख लें, अभी परसों ही पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस में इजाफा हुआ। तो जो लेवी IMF के साथ आपने तय की थी कि हमने, और फिर बजट में भी आपने बता दिया कि 60 रुपीज लेवी जो है वो हम आयद करेंगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में। तो मौजूदा हुकूमत ने तो यकदम लगा दी सारी, पूरी 60 रुपए लेवी अब लग चुकी है। 15 रुपए पेट्रोल और 18 रुपए डीजल पे अभी फिर इन्होंने अगले 15 दिनों के बाद फिर लगा देनी है। तो अब आप देखें, अगर अमेरिका की तरफ जाएं तो वहां देखें तो वहां ऑयल की प्राइसेस कम हो रही हैं और अवाम को फायदा पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पे हम IMF के चुंगल में आए हुए हैं और वो तमाम के तमाम जो बेनिफिट है इंटरनेशनल मार्केट में, जो ऑयल की प्राइसेस कम हुई हैं, उस बेनिफिट अवाम को नहीं मिल रहा बल्कि मजीद इजाफा हो रहा है। और आज देख लें कि क्या सूरत हाल है मुल्क की। तो मैं समझता हूं कि जो ये कहते हैं कि डिफॉल्ट नहीं हुआ, डिफॉल्ट की तमाम तर जो तारीफ जो साइंस हैं वो सारे के सारे नजर आ रहे हैं।
सिर्फ डिफ़ॉल्ट लफ्ज़ उसको अप्लाई नहीं किया जा रहा, बाकी डिफ़ॉल्ट की तमाम जो इम्प्लीकेशंस या तमाम जो सूरतें हैं वो नजर आ रही तमाम हैं। तवन्नाइयों के मौजूद हैं मतलब अभी अनाउंस ये नहीं किया अवाम पे सिर्फ। असर अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे उनका नफाज हो चुका है। बिल्कुल सही। अच्छा, आखिर में हसन रजा पाशा साहब ये बताइए कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जो ऑनगोइंग केस है साइफर वाला, तोशाखाना केस में उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई। पता चला कि रिहाई का जैसे ही हुक्म मिलता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो साथ ही पता चलता है कि साइफर केस में 15 अगस्त से ही उनकी गिरफ्तारी डल चुकी थी और जिस्मानी रिमांड का तकाजा किया गया था, जिसको मुस्तरद कर दिया जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने। और अब जुडिशल रिमांड जो है उनका 14 दिन का, ये जो अभी चल रहा है, 13 सितंबर तक गालिबन इसका जो है वो चलेगा ये पीरियड। तो ये बताइए कि इस बुनियाद पे उनके वकला ने चैलेंज किया है जी से कि हमें तो बताया ही नहीं गया कि ये जुडिशल रिमांड किस तरह हो गया, हमें हमारे इल्म में लाए बगैर। तो ये इस क्योस को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कल को कोई और भी हो सकता है। आज पीटीआई के चेयरमैन है, कल को कोई और सियासतदान होंगे। आज जो इस पे खुश हो रहे हैं, कल वो अपने लीडर पे अफसरदा होंगे, परसों कोई और होगा। तो इसकी भी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाला जो मामला है, इसको हमारी वकला की कम्युनिटी किस तरह देख रही है? देखिए, हम भूल जाते हैं जब इक़्तिदार में आते हैं और वो हरकत करते हैं कि अपोजिशन में होते वक्त जिन पे हम एतराज़ करते थे और हमारा लबो लहजा बहुत सख्त होता था। यही देखें, अब पहले नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, तो ये अब अदले का बदला जब चल रहा है काम, तो ये ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है। और ये इसके जो बड़े खौफनाक नताइज बरामद होने हैं और ये आज जो कर रहे हैं कल इन्होंने भुगतना है। तो जहाँ तक साइफर की बात है, साइफर का केस रजिस्टर्ड है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, ये तो वकला को पता ही है। और दूसरी बात कि जब वो गिरफ्तार जेल के अंदर थे, उनको उसमें गिरफ्तार नहीं किया गया और जो ही उनकी बेल हुई, उनकी जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हुई, तो उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। लेकिन उनके साथ एक जो भला हुआ वो ये हुआ कि इसी केस में शाह महमूद कुरैशी को तो जिस्मानी रिमांड दे दिया गया एफआईए को, लेकिन इनका जिस्मानी रिमांड वो नहीं हासिल कर सके और जज साहब ने रिफ्यूज कर दिया। तो एक तरह से जज साहब ने इनको ये रिलीफ दिया है जिसको कोई कंसिडर नहीं कर रहे। अच्छा, और ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का आपने हवाला दिया, ये भी बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। अभी पिछले हफ्ते पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हम पीडीएम हुकूमत का बिल्कुल हिस्सा थे, पार्ट एंड पार्सल थे, लेकिन ये कानून नहीं बना। ये बिल्स ही हैं दोनों, आर्मी एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023। इसमें आपकी क्या कानूनी राय है कि सदर साहब की जो असेंट तस्वुर कर लिया गया, उनकी खामोशी को, चले उन्होंने रिटर्न डिसेंट नहीं भी अगर दी, जो कि बाय लॉ कहा जाता है कि देनी चाहिए थी, लेकिन उनकी खामोशी को भी तो डीम्ड असेंट जो उसको कंसिडर किया गया है, हाउ डू यू व्यू इट? मैं ये अर्ज करूंगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट थी, दोनों पार्लिमान ने मंजूर किए। पहले इधर किया, यहाँ पे कौमी असम्बली में, फिर सेनेट में हो गया। उस वक्त भी हमने एतराज़ किया था कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ये इख्तियार दे दिया गया एजेंसीज को कि वो विदाउट वारंट किसी घर में भी जाके, कहीं गाड़ी में, किसी जहाज़ पे वो अरेस्ट कर सकते हैं। तो वो उन्होंने अमेंडमेंट ख़त्म कर दी और इस प्रोविजन को कंसिडर नहीं किया, लेकिन बाकी जो अमेंडमेंट थी वो करके सदर मुमलिकत को भेज दिया। फिर सदर मुमलिकत को जब भेजा तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 2 तारीख को आर्मी एक्ट की तरमीम का बिल गया और 8 तारीख को उनको रिसीव हुआ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अब 16 तारीख तक उनके पास पड़े रहे और जब 2 तारीख को जब गया आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट, तो वो 12 तारीख को हो जाना चाहिए था, 12 नहीं 16 तक उनके पास पड़ा रहा। और फिर जब उनका ट्वीट आया तो ट्वीट भी बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक मजाक था, एक डाउटफुल चीज़ थी
कि आप कैसे ट्वीट कर रहे हैं, कि आप ज़बानी किस तरह भेज रहे हैं, जबकि 9 तारीख को जब आपने बाकी एक्ट्स भेजे, जिन पे 13 एक्ट जिन पे ऑब्जेक्शन लगाया था और आपने रिटर्न कर दिए पार्लिमान को, तो उन पे बाकायदा आपने नोटिंग की। ये इतने दोनों इम्पॉर्टेंट और काफी शोर वबा भी मचा, Controversial लोगों ने, bills। सिविल सोसाइटी ने बड़ा एहतजाज किया। आप इतने उसको लाइट लिया कि आपने अमले को कहा जी कि इसको भेज दें वापस, और वो आपने पूछा और उन्होंने कहा जी हमने भेज दिया। ये बात हमें हजम नहीं हो रही, और इसमें भी सदर साहब ने वही रोल प्ले किया जो अब इलेक्शन की डेट अनाउंस करने के हवाले से वो कर रहे हैं। अच्छा, तो ये पाशा साहब, ये उनकी आप जो देखें ना, खामोशी है वो विलफुल खामोशी अच्छा, थी। अगर 16 तारीख तक उनके पास पड़ा रहा, जैसे आपने तारीख मेंशन की, तो 15 तारीख को खान साहब की गिरफ्तारी कैसे डल गई फिर उस कानून के तहत? क्योंकि खान साहब के वकला ये कहते हैं, उनका दावा है कि 15 तारीख को इंतजामिया ने साइफर केस में ऑलरेडी उनको गिरफ्तार कर रखा था। देखें, अगर वो आप पढ़ें तो वो उससे जिस दिन बाहर आया ना, उससे पहले मेरा ख्याल है कि 11 तारीख को से वो उसको कर दिया गया है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को नोटिफाई कर दिया गया है 11 अगस्त से। 11 अगस्त से? हाँ जी, हाँ जी। तो 16 अगस्त से कर दिया गया। 16 अगस्त तक प्रेसिडेंट साहब के पास पड़ा हुआ था, तो 11 को कैसे नोटिफाई हो गया? जब वो वापस नहीं आए और उनको डीम्स टू बी असेंटेड कंसिडर करके उनको 11 अगस्त से उसको वो कर दिया। मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है 11 अगस्त है या 12 अगस्त है, यानी गिरफ्तारी से पहले वो हो गया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका हो गया था। सो आपकी कानूनी राय ये है कि ये कानून बन गया है? आपके ख्याल में ये कानून, ये जो डीम्ड असेंट है, जिसको कई माहिरीन कानून चैलेंज कर रहे हैं कि इसको हम नहीं तस्वुर कर सकते एज डीम्ड असेंट, उनकी खामोशी को, आपकी कानूनी राय ये है कि वो कानून बन गया है? जी, मेरे हिसाब से कानून बन गया। और सदर साहब के ट्वीट का जरा तीसरा हिस्सा तो मुलाजा फरमाएं कि इसके कानून बनने से किसी को अगर तकलीफ हुई है तो अल्लाह मुझे माफ करे, उससे माफी चाहता हूँ। सदर साहब ने इम्प्लाइडली इस बात को तस्लीम कर लिया कि ये कानून बन चुके हैं, और सदर साहब ने अपनी मर्जी के साथ इसको इस तरह पेंडिंग रखा कि ये भी राजी हो जाएं, वो भी राजी हो अच्छा, और ये भी नाराजगी ना हो, इधर से भी नाराजगी। ठीक है, यानी क्या था, ना सनम मिला ना खुदा मिला, और ये मतलब ये कि उनको शायद अंदाजा था कि इससे तकलीफ होगी, तकलीफ पहुंचेगी जिसको भी पहुंचेगी। मैंने पहले एक सेंटेंस बोला था वो जरा कि एक फरीक को उन्होंने खुश किया और अब दूसरे को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी, हमने बैनुस्सुतूर बड़े अच्छे से पढ़ लिया। योर पॉइंट हैज़ बिन वेल टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे, जनाब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव भी पाकिस्तान बार काउंसिल। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आज की उस मेन हाईलाइट की जो आज पाकिस्तान में मुल्क गिर हड़ताल का सिलसिला हमने देखा। शटर डाउन हड़ताल थी, लोगों ने अपने कारोबार पर नहीं गए। जमात इस्लामी ने ऐलान कर रखा था, पाकिस्तान के ताजरान ने ऐलान कर रखा था कि आज हम बिजली के ये जो होशरुबा इजाफा हुआ है बिल्स में, इसके ख़िलाफ़, इस ज़्यादती और जुल्म के ख़िलाफ़ निकलेंगे और इक़्तिदार के ऐवानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे कि इस तरह से हम नहीं चल सकते। सो हमने आज के ज़रा प्रोग्राम में कोशिश की, पहले हिस्से में तो बिलखुसूस, कि हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएं कि इसका हल क्या निकल सकता है। अब ज़रा आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दिखाएंगे कि अवाम इस वक्त जो है उसका क्या सेंटिमेंट है और जो लोग निकले हड़ताल की आज क्या सूरत हाल थी। आफ्टर द ब्रेक वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको लिए चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, जहाँ पर जैसे हमारे प्रोग्राम का भी नाम मुकदमा अवाम का है, तो आइए आपको ज़रा लिए चलते हैं अवाम के पास कि किस तरह से आज शटर डाउन हड़ताल रही और लोगों ने जमात इस्लामी और पाकिस्तान की ताजरान की कॉल पर आज पूरी तरह से सपोर्ट किया इस मूवमेंट को, इसलिए कि ये घर घर की आवाज़ है। जो बजट का लिटरली कत्ल हुआ है पाकिस्तानी अवाम का, 30-35 हज़ार रुपये कमाने वाले शख्स का जब बिल 60-65 हज़ार 70 हज़ार रुपये आएगा तो वो क्या करेगा? वो ऑब्वियसली डिप्रेशन का शिकार होगा। आइए आपको लिए चलते हैं और करंट सिचुएशन दिखाते हैं।
बस नाम नहीं लिया किसी भी शहर का, ताकि इन केस। अच्छा नहीं, बात सुनो, दो इकट्ठे ही चला देना बस, ठीक है ना, बस सही है। जी नाजरीन, आपने सिचुएशन देखी, आज सारा दिन क्या सूरत हाल रही। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल हल करे और हमें पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने की तौफीक दे। आमीन। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।